गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 पार्ट 4 जिसका शीर्षक है पहली चूक। इस पहली चूक नामक पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग और कथाकार श्री लाल शुक्ल जी हैं, जो कि अपने इस लेख में गांव के खेती वगैरह के बारे में और भारत जो कि गांवों का देश है उसके संबंध में ज्ञान देने का काम हम लोगों को इस पाठ में किए हैं। तो जैसा कि पहली चूक नामक शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि इस पाठ के कहानी में कहीं न कहीं किसी के द्वारा जरूर चूक होती है, जिस पर कि यह पूरा पाठ वर्णित है। उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। जैसा कि हम लोगों के शास्त्रों में भी कहा गया है कि खेती को उत्तम माना गया है, अधम चाकरी भीख निदान। इसका अर्थ यह होता है कि खेती सबसे अच्छा कार्य है, व्यापार मध्यम में आता है और नौकरी छोटा काम और भीख मांगना सबसे बुरा है। नौकरी में निश्चित है कि हम लोग अपने अपने सेक्टर के, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, जहाँ भी हैं किसी न किसी अपने बड़े ओहदे वाले के अधीन हैं, और बीच बीच में जब हम लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है तो जा कर के हम लोगों को कहना पड़ता है, जिसके कारण इसमें उसका यही अर्थ दिया हुआ है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। ध्यान से आप लोग समझिए, खेती सबसे अच्छा कार्य है, व्यापार मध्यम में आता है और नौकरी छोटा काम और भीख मांगना सबसे बुरा है। इसको थर्ड नंबर पर रखा गया है। आगे देखिए, यह कहावत लेखक कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद लेखक को अधम चाकरी मिली ही नहीं, नौकरी नहीं मिली, इसीलिए उसे भीख निदान समझकर, मिली नहीं तो भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में ही मन लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। लेखक पढ़ लिख करके शहर से अपने गांव आ गए, क्योंकि उनको वहाँ नौकरी नहीं मिली, तो वह खेती करने के उद्देश्य से अपने गांव आ गए। मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, यह भी एक दोहा ही है, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। लेकिन इस पर लेखक ने अपना विचार जो था वह चाचा जी को यह बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते हैं, खेत जोतते हैं। चाचा बोले, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। यह वास्तविकता है कि किसानी का काम सब लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक किसान जाड़ा गर्मी बरसात तीनों ही सीजन में अपने शरीर को तपाता है, तब जा कर के वह अपने खेतों से फसलों को निकाल पाता है। धूप मिट्टी कीचड़ में सन करके ही वह अच्छा खेती कर पाता है। इसलिए चाचा जी ने सोचा कि बीए करके जो लड़का आया है गांव पर खेती करने के लिए, तो जो उनके मन में खेती के प्रति बातें थी वह लेखक को उन्होंने अच्छा से समझाने का काम किया, लेकिन लेखक मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मन बना लिया था, जिसके कारण उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। अब यहाँ पर पंचभूत का अर्थ लिखे हुए हैं 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। पंचगव्य, आप लोगों के घरों में जब
पंडित जी आकर के कथा वगैरह कहवाते होंगे, उस समय पूजा पाठ में पंचगव्य का बहुत ही बड़ा महत्व है और जरूर वह तैयार किया जाता है। पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं जैसे कि दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पांचों चीज हमें गाय से ही मिलती है। और ध्यान रखिएगा, पंचगव्य क्यों नाम उसका दिया हुआ है। हो सकता है कि भैंस के दूध से भी ये सारी चीजें प्राप्त होती है, लेकिन हम लोगों के शास्त्र के अनुसार गाय को ही शुद्ध और माता माना जाता है और उन्हीं के गोबर से घर को लीपने का, सजाने का काम करने के साथ ही हम लोग पूजा पाठ में भी गौ का ही गोबर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसे हमारे शास्त्र के अनुसार शुद्ध माना गया है और इस प्रकार हम लोग उसका यूज करते हैं। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा जी दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। गांव के जो लोग अगल बगल के बैठे थे उन लोगों ने भी ऐसी शुद्ध बातें सुन करके, लेखक के द्वारा कही गई बातों को सुन करके उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, कहे कि वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस प्रकार चाचा जी ने फिर समझाने का काम किया कि यह खेती जाहिलों का पेशा नहीं है। लेखक ने ही समझाने का काम शुरू किया कि चाचा जी यह खेती जाहिलों का पेशा नहीं है। बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइल, टॉल्स्टॉय, ग्लैस्टन जो कि प्रधानमंत्री थे, वॉल्टेयर जैसे महान लोगों की उन्होंने उपमा दे करके यह समझाने का काम किया अपने चाचा जी को। अपने देश के गौतम ऋषि जैसे महान लोगों के बारे में बता करके यह समझाने का कार्य किया कि ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं खेती और बागवानी से जुड़े हुए थे। और आप लोगों को एक बात अच्छी तरह से मैं भी समझाने का काम कर रहा हूँ, खेती कोई खराब विषय नहीं है, खेती कोई खराब काम नहीं है। आज के युग में जो वैज्ञानिक ढंग से खेती हो रही है, अगर उसको पढ़ाई लिखाई करके मिट्टी के अनुसार अगर हम सारा उसका जुगाड़ बना करके वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तो लोग लाखों करोड़ों रुपये का बिजनेस कर रहे हैं आज खेती करके। तो ऐसे ही उदाहरणों को समझा करके लेखक अपने चाचा जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको खेती करने दिया जाए। इस पर उनके चाचा जी भी प्रभावित हो गए और बोले कि बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं, न क्लब होते हैं, न सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियां होती हैं, अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है। यह भी सही है कि खेतों में जाइएगा तो वहाँ पर सिनेमा घर के जैसा गद्देदार न कुर्सियां मिलेंगी, न क्लब मिलेगा, न कॉफ़ी हाउस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ खेत ही खेत है, ज़मीन ही ज़मीन है और उसी पर आपको बैठना है, उसी पर आपको उठना है, उसी में चलना है, उसी में फिरना है। अब यहाँ लेखक बहुत ही अच्छा पाठ है, खास करके मेरे जैसे टीचर के लिए, जैसा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस टाइप का कुछ वर्णन इस पाठ में है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा टॉपिक इस पाठ में आ गया है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है, लेखक बता रहे हैं। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं, हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर के आती है। यह सही बात है। खास करके जितने भी पुराने पिक्चर हैं उनमें खेती को जरूर दर्शाया गया है और खेती से जुड़े हुए ही कार्य पुराने पिक्चरों में ज़्यादातर हीरो किया करते थे। जो कि आप लोग पुराना पिक्चर देखिए, गीत भी है, बहुत सारा वैसा गीत है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और इस टाइप से बहुत सारी वैसी चीज़ें जो कि लेखक यहाँ पर लिखे हुए हैं। यह सही बात है। आज भी आप लोग गांव में जाइएगा, जब धान का रोपण होता है, रोपनी होता है, तो महिलाएं फिल्मी गीत नहीं, पारंपरिक गीत, लोकगीत गा गा कर कहीं बोने का काम करती हैं। आप लोग कभी अपने गार्जियन से पूछिएगा, अपने बाबा जी से, अपने दादाजी से, तो जरूर आप लोगों को ऐसा बात पता चलेगा।
और बहुत ही शौक से और बहुत ही ढंग से और बहुत ही खुशीपूर्वक जिस दिन रोपनी का काम चालू होगा उस दिन घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। घर के सभी परिवार के साथ साथ जितने लोग खेतों में काम करते हैं सभी लोगों को भोज दिया जाता है। और इस प्रकार से सिनेमा भी खेती से अछूता नहीं रह गया और लेखक भी उन पिक्चरों को देख देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि हम भी खेत पर जाएंगे तो हमको भी वैसा ही सीन देखने को मिलेगा। वहाँ हीरोइन आकर के खाना देगी, गाएंगी, नाचेंगी, कुआं होगा, हम भी गीत गाएंगे और सारे वैसे सीन जो कि लेखक के दिमाग में चल रहा है पिक्चर वाला, वो सारा चीज़ याद करके लेखक बहुत हर्षित हो रहे हैं और बहुत खुशी हो रहे हैं कि आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और मैं भी खेती करूँगा। और लेखक को सच्ची शिक्षा भी, खेती करने की सच्ची शिक्षा भी सिनेमा से ही मिली थी। दूसरे दिन चाचा जी ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा खेत कहाँ पर है। इस पर चाचा जी ने खेत की ओर इशारा करके बता दिया कि गांव के दक्षिण की ओर रामेश्वर की बगिया के आगे से गलियारा जाता है और गलियारे से पश्चिम की एक राह फूटती है। राह से उत्तर की ओर एक मेड़ जाती है। मेड़ जो कि खेतों में बांध जिसे छोटा छोटा बनाया रहता है, जिसको हम लोग आपस के बोलचाल में, लोकल बोलचाल में आरी भी कहते हैं, पगारी भी कहते हैं। उसी को शुद्ध हिंदी में मेड़ बोला जाता है। और वहीं पर गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर के काम देखो। लेखक ने खेत का परिचय प्राप्त कर लिया कि गांव के किस साइड में, किस खेत के बगल में हमारा अपना खेत है। चाचा जी से पूछकर मन ही मन प्रसन्न होकर के खेतों की ओर चल पड़े। कुआर का महीना था। यही कुआर, भादों के बाद कुआर आता है, आसिन कुआर, जिसमें दिन में धूप थोड़ी बहुत ही तेज रहती है और शाम होते होते ठंडा का सा असर आने लगता है। कुआर महीना का यही नियम है। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। इस सीन को याद करके लेखक ने भी रुक कर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। वहाँ पर कोई हीरोइन वोरोइन नहीं थी, किसी की पायल भी नहीं छनकी, ना कोई घाड़ा फूटा। इस तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। कोरस के यहाँ पे अर्थ लिखे हुए हैं समूह द्वारा गान, जो कि पिक्चरों में ज़्यादा दिखाया जाता है। खेती किसान करते रहते हैं और गीत भी गाते रहते हैं। इस प्रकार खेती का भी काम हो जाता है और किसान भी मनोरंजन करते हुए अपना कार्य पूरा कर लेता है। चुपचाप लेखक उसी रास्ते पर चलते गए। अब मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत पर वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, कहीं आपका नाम बाजरा तो नहीं है? अब देखिए यहाँ पे लेखक ने पाठ के अनुसार चूक कर दी। चूक तो वे शुरू से ही करते आ रहे हैं कि जो उन्होंने पिक्चरों में देखा था, सिनेमा में देखा था, लाइफ में वैसा होता नहीं है। पिक्चर को तो बनाना पड़ता है उस टाइप से, नहीं बनाने पर पिक्चर कोई देखेगा नहीं, पिक्चर में कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में गांव घरों में वैसा पर डे नहीं होता है। लेखक खेती से इतने अनभिज्ञ हैं कि वह बाजरे को आदमी समझ रहे हैं और मेड़ पर बैठे आदमी से पूछ रहे हैं कि आप ही बाजरा हैं। अब किसान उनकी ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप पूछ क्या रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है।
इस पर मुझे एक और छोटा सा टॉपिक याद आ रहा है कि गांव से बहुत दूर रहने वाले लोग, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग गलती से गांव आ जाएंगे या गांव आएंगे तो कुछ कुछ वैसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक गांव के फसलों को, गांव में उगने वाले पेड़ों को, जो कि शहर में नहीं होते हैं, नहीं तो आज तक देखा है, ना उसका नाम सुना है और ना उसके बारे में कुछ जानते हैं। वैसे में यह चूक हर गांव में अलग अलग टाइप के लोगों के साथ अलग अलग हो ही जाती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई नया नया आए गांव में तो वह अरहर का पेड़ देख करके पूछ रहे हैं कि यह आम का पेड़ तो नहीं है, यह जामुन का पेड़ तो नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता उसके बारे में, क कुछ जानते ही नहीं। ठीक उसी प्रकार लेखक ने यहाँ पर चूक कर दी। वह बाजरे को समझ गए कि यह कोई आदमी है और उन्होंने मेड़ पर बैठे किसान से ऐसी बात कर दी। आगे चल करके देखिए क्या हो रहा है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण बताओ यह बाजरा कौन है, कहाँ रहता है, यह खड़ा कहाँ है, इसे क्यों खड़ा किया गया है। अब लेखक भूल पर भूल, गलती पर गलती अनजाने में किए जा रहे हैं। लेकिन यह सुन करके रामचरण जी बहुत जोर से हंसने लगे। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। दो तीन किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, मैं तो हंसी कर रहा था, दरअसल मैं बाजरे की पेड़ की छाह ढूंढ रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत हैं। बाजरा का पेड़ सीधा लंबा होता है, ऊपर में उसकी फली लगती है, क्योंकि बाजरा का खेती संजोगवश हमारे गांव में भी बहुत होता है, अब नहीं होता है, लेकिन हम भी बाजरा का फसल देखे हैं, कटवाए भी हैं, उसको तैयार भी करवाए हैं। तो बाजरा का जो वृक्ष होता है वह लंबा होता है, ऊपर में उसका फली लगता है, मकई की बाल की तरह। अब बताइए कि उस पेड़ से कहाँ किसी को छांव मिलेगी, वो कोई पीपल और बरगद का पेड़ थोड़े ही है। लेकिन लेखक अनजाने बस उस पेड़ से छांव की आशा कर रहे हैं, और अगल बगल के लोग जो इस बात को सुन रहे हैं वह लेखक के द्वारा कही गई बातों से पर हंसी उड़ा रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। जब किसान कुछ और जोर से हंसे, लेखक को भी झेंप सी लगी। लेखक को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हम जरूर गलती कुछ कर रहे हैं, जिस पर कि ये सब लोग हंस रहे हैं, और लेखक ने हंसकर बात को टालने का काम किया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताशा हो गया था, वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। लेखक फिल्मों से प्रभावित होकर के कृषि का कार्य करने गए थे, लेकिन वैसा होता नहीं है बाबू। पारंपरिक चीजें होती हैं खेती के अंदर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग फसल बोने के समय पारंपरिक कार्य होते हैं, लेकिन रुपहले पर्दे वाले कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि गांव गांव है, वहां पे कुछ भी आप जो कि पर्दा पर देखते हैं इस टाइप का नहीं होता है। अब इस पर देखिए कि लेखक जी ने किताबें मंगवा करके उनको पढ़ करके अध्ययन करते करते इस नतीजे पर पहुंचे कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ, और लेखक चल पड़े बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम पर। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए लेखक भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसीलिए लेखक फिर शहर पहुंचे। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, वे शहर में रहते हैं,
इसलिए लेखक फिर शहर गए। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाएं जो कि फसलों पर छींटी जाती हैं उनको खरीदने के लिए लेखक फिर शहर गए। ऐसा आज के भी किसान करते हैं, अपने फसलों के बीजों को, खादों को या खेती के अनुरूप जो भी सामान यंत्र लगते हैं उनको खरीदने के लिए वह आते हैं और शहर से खरीद कर जाते हैं। इस प्रकार से लेखक जो है वह सारी कार्यों को करते करते खेती की सारी समस्याओं को समझते गए और जितना ही समझते गए उन्हें शहर जाने की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती गई। इसलिए एक दिन वह कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार्डराय की पतलून, कार्डराय एक कपड़ा होता है जो कि पहले के ज़माने में लोग पहनते थे, और रंग बिरंगी छापेदार बुशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई। फेल्ट कैप आता है मोटा वाला जो कि शहर के लोग पहनते हैं, और चाचा से कहा कि देखिए खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा। चाचा जो कि सारी बातों को समझ रहे थे कि पढ़े लिखे नौजवान से खेती संभव नहीं है, मन ही मन प्रसन्न होकर के चाचा जी को ऐसा लगा जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहले ही चूक हो गई है। जाओ शहर में ही रह करके खेती करो। इस प्रकार से चाचा जी भी प्रसन्नता पूर्वक उनको विदाई कर दिए और लेखक भी विदा होकर के गांव से चले गए। कहने का मतलब कि देखिए, सिनेमाई बन करके आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि उस क्षेत्र की वास्तविकता को आप नहीं पहचानिएगा, उस विषय की वस्तु स्थिति को नहीं जानिएगा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। सिनेमा पर जो चीज़ ठीक लगता है वह चीज़ हम लोग निजी जीवन में उसे नहीं उतार सकते हैं लेखक की तरह, और उतारने पर यही होगा कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे और अंततः वह काम हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका शब्दार्थ भी लिख दिए हैं, मुहावरे और लोकोक्ति भी लिख दिए हैं। इन सबका फेयर करके इस पाठ को 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगी आप लोगों को कहानी। और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। धन्यवाद।